नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम कुछ बहुत ही जरूरी विषयों को समझेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी अहम हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन राजा महाराजाओं, हमारे भारतीय संविधान और देश की अर्थव्यवस्था, इन सब में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? तो जवाब ये है कि ये सब वो ज़रूरी हिस्से हैं, वो पज़ल के टुकड़े हैं जो परीक्षा में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए अब एक-एक करके इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर हमारा देश, हमारा भारतीय राज्य खड़ा है, यानी कि नागरिकता और हमारा संविधान। तो देखिए, हमारे संविधान का जो पार्ट 2 है, उसमें आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक ये पूरी तरह से इसी बात के लिए हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा। वैसे ये जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। तो सवाल उठता है कि किसी भी देश की पहचान कानूनी तौर पर तय कैसे होती है। ये बात और भी जरूरी हो जाती है जब हम बंटवारे के वक्त के बारे में सोचते हैं कि उस समय नागरिकता के नियम कैसे बने होंगे। अच्छा, यहाँ पर अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को लेकर, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से भारत आए, वहीं आर्टिकल 7 उन लोगों को नागरिकता देता है जो पहले तो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में वापस भारत लौट आए। तो कुल मिलाकर भारतीय नागरिकता हासिल करने के 5 तरीके हैं। पहला, जन्म से। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, रजिस्ट्रेशन से। चौथा, देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन से। और पांचवा है अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है, जैसे सिक्किम के मामले में हुआ था। तो जिस तरह नागरिकता मिलती है, उसी तरह इसे खोने के भी 3 तरीके बताए गए हैं। या तो कोई अपनी मर्जी से नागरिकता त्याग दे, या फिर किसी और देश की नागरिकता लेने पर यह अपने आप खत्म हो जाए, या फिर सरकार खुद किसी से नागरिकता छीन ले अगर कोई देशद्रोह जैसा काम करता है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और प्राचीन भारत की कुछ खास घटनाओं और राजवंशों पर एक नजर डालते हैं। बौद्ध धर्म के इतिहास में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण परिषदें या कह लें कि काउंसिल्स हुई हैं। पहली हुई 483 बीसी में राजगृह में अजातशत्रु के समय। दूसरी ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक के समय। तीसरी हुई 255 बीसी में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय। और चौथी हुई पहली सदी में कुंडलवन में कनिष्क के राज में। अब इन चारों राजाओं के नाम क्रम से याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, फिर ए से अशोक और के से कनिष्क। ये एग्जाम के लिए काफी काम की चीज है। जैसे बौद्ध धर्म में हुआ, वैसे ही जैन धर्म भी आगे चलकर 2 मुख्य संप्रदायों में बंट गया। एक थे श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते थे और स्थूलभद्र के अनुयायी थे, और दूसरे थे दिगंबर, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे और कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। चलिए अब जरा भारत का नक्शा देखते हैं और बात करते हैं इसकी कुछ जीवन रेखाओं की, यानी यहाँ की नदियों और पहाड़ों की। गंगा नदी की बात करें तो ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। ये उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचती है, जहां इसका सफर सबसे लंबा है। फिर बिहार और झारखंड से गुजरती है, जहां इसका रास्ता सबसे छोटा है, और फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और हाँ, ये भी याद रखने वाली बात है कि साल 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब बात करते हैं पहाड़ों की, और उसमें भी अरावली की, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुरू शिखर, और यहाँ का एक मशहूर दर्रा है पीपली घाट। और हाँ, माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर भी यहीं है। तो इतिहास और भूगोल के बाद अब समझते हैं देश के आर्थिक इंजन को, मतलब भारत की प्लानिंग, फाइनेंस और बाजारों के बारे में। आज़ादी के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने के लिए प्लानिंग का रास्ता अपनाया। 1950 में बना प्लानिंग कमीशन। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। ये सिलसिला 2014 तक चला, जब प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया। और फिर 2015 में इसकी जगह एक नई संस्था ने ले ली, जिसका नाम है नीति आयोग। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, वो एक बड़ी कामयाबी थी। देखिए, टारगेट रखा गया था 2.1% की ग्रोथ का, लेकिन हासिल हुई 3.6% की ग्रोथ।
इसका मुख्य फोकस कृषि पर था। अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और जरूरी बैंक है एग्जिम बैंक, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसे 1981 में बनाया गया और 1982 से इसने काम करना शुरू किया। इसका सीधा सा काम है भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देना। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और आधुनिक भारत के कुछ ऐसे पलों को याद करते हैं जहां विज्ञान और समाज ने मिलकर इतिहास रचा। साल था 1974, तारीख 18 मई। राजस्थान के पोखरन में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। इस ऑपरेशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इसी के साथ भारत दुनिया के न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया। उस समय प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। और फिर आया साल 1984। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा स्पेस में थे। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। उनका जवाब आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो राकेश शर्मा ने तो अंतरिक्ष से भारत को देखा। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, उस नजरिए का, उस विजन का हम धरती पर रहकर सम्मान कैसे करें? हमारी सामूहिक जिम्मेदारी क्या है? इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है।